जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का जो भी हमने सेशन दिए थे, जो भी वीडियो अपलोड किए थे, वो सारी वीडियो को आपने देख चुके होंगे और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। कौन कौन है तो देखिएगा। पहला है सीमा रेखा, यानी कि सीमा रेखा कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो भारत के पड़ोसी अन्य बाकी जो देश है, उन देशों के साथ जो सीमा बन रही है, उन सीमा का नाम क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद स्थलीय सीमा, मतलब ये देखिए भारत का जो है नीचे वाला जो एरिया है ना, ये जल से घिरा हुआ, ये क्षेत्र क्या है, जल से घिरा हुआ। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे जल से घिरा हुआ। तो हम भारत के जैसे दो भागों में देख पाते हैं। एक जलीय जो है सो प्रायद्वीप के क्षेत्र में पड़ जाता है, जलीय सीमा बना लेता है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर का जो एरिया बच जाता है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे राउंड अप करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये हमारे भारत का स्थलीय सीमा रेखा कहलाता है। तो दो प्रकार के सीमा रेखाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। जलीय सीमा भी लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए चैनल के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि जब चैनल के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे तो उस वक्त हम बताएंगे कि चैनल क्या होता है और ये कितने डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखिए देशांतर रेखा में, देशांतर रेखा के बारे में तो पूरे विश्व लेवल पर हमने डायग्राम बना करके आपको समझाए भी थे और वो समझ भी गए हम, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी उम्मीद करेंगे आपसे। चलिए आगे देखिए, तो तट के बारे में भी देखेंगे कि कौन सी तट, कोरोमंडल तट कहाँ है, काठियावाड़ तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत की सीमा रेखा के बारे में। तो देखिए उससे पहले हम ये भी बता देते हैं कि पिछले क्लास में हमने बताए थे कि यही बिंदु जो है सो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है और यही कितना दिए थे हमने, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमने बोले थे कि फैला हुआ। और शुरू कहाँ से हुआ था तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अर्थात हम भारत का विस्तार के बारे में बताए थे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है सो हमारा भारत का फैलाव है, यहाँ से यहाँ तक का। और इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी भी हमने बता दिए थे आपको। कितना बताए थे 1, 2, 3 और 4 में जो है सो पलट जाना है, मतलब ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगा वो कितना हो जाएगा 3214। यही देखिए ऑब्जेक्टिव में यही छोटे छोटे प्रश्न जो है ना आपसे पूछ लिया जाता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के बाद जो है ना यही प्रश्न जो है सो आपसे नहीं बन पाता है और एग्जाम में गलत हो जाता है, तो 1 नंबर कट जाता है। लेकिन आपको जो है सो अब किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आप इसको पढ़ के जाइए। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो यकीन मानिए आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन होता क्या है ना कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ध्यान नहीं देते। सारे बच्चे का, अधिकांश बच्चा को हम ऐसे देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो सीधा सीधा ये देखते हैं कि कौन सा गैस पेपर है, कौन सा नोट्स है, किस सर का जो है सो कौन सा बुक निकला हुआ, बस उसके जो भी क्वेश्चन है उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है कि रटने वक्त तुरंत याद हो जाता है, लेकिन वो 5 दिन 10 दिन के बाद फिर से दिमाग से फुर्र गायब भी हो जाता है। तो हम आपको अपने दिमाग से गायब ना हो, डिलीट ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद आपको जो याद हो जाए वो घाट तक एक तरह से याद रहने वाला हो। इस प्रकार से हम आपको सिखाने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कितना है, 3214 किलोमीटर है। उसके बाद हमने इसी बिंदु का नाम दिए थे, इसका नाम दिए थे हमने सर क्रीक, या फिर इसी को गौर माता भी हमने बोले थे। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये भारत के जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इसी का नाम हमने किबितु दिए थे या बलांगू, इसी का नाम दिए थे। भारत के जो पश्चिमी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विश्व लेवल पर जब देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है सो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम यहाँ से पूर्वी गोलार्ध से स्टार्ट करेंगे। और इसका कितना से बिंदु स्टार्ट होता था तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है हमारे भारत की सीमा क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो भी हमने बताए थे कितना है तो 2933 किलोमीटर,
33 किलोमीटर। आप इसको याद रखिएगा। ये सब तो हमने पिछले क्लास में भी कवर कर लिए थे, हालांकि इसमें फिर से कुछ ज़रूरी पड़ गया था, इसलिए हमने इसे बता रहे हैं। उत्तरी बिंदु जो है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिए थे, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। नीचे हमने नाम दिए थे इस रेखा को या फिर इस बिंदु को कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम हमने आपको बताया था, इसी को कैप कैमोरीन भी कहते हैं, कैमोरीन, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जब आपसे पूछा, देखिए भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है ना, दो प्रकार से यहाँ पे आंसर देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है, तो हम देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो भारत की मुख्य भूमि है या फिर जल के द्वारा जो प्रायद्वीपीय भारत बना हुआ है, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जब आपसे पूछा जाएगा तो आप नाम क्या देंगे, यहाँ पे कन्याकुमारी देंगे। लेकिन इसके और दक्षिण में जो है सो एक और बिंदु होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये भी किसका हिस्सा है, तो अपना भारत का हिस्सा है। और ये जो है सो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से थोड़ा सा नीचे चला आता है, और नीचे चला आता है तो इसी बिंदु का नाम हम लोग क्या देते हैं, ये देखिए ये है इंदिरा कॉल, और इसका नाम देते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। देखिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो आप इंदिरा कॉल कहेंगे। कॉल का मतलब क्या होता है, जैसे चापाकल होता है ना, तो उस प्रकार से चापाकल से जब पानी निकलता है तो नीचे से निकल के ऊपर आता है ना, सॉरी, ये नीचे से निकल के क्या होता है कि ऊपर की वजह गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है हमें। तो देखिए ऊपर की ओर कहेगा तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा, और नीचे की तरफ कहेगा तो आप ध्यान में रखिएगा, ये नीचे रहेगा तो ये पॉइंट बना हुआ है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं जहाँ से जल निकलता है वो जल का स्रोत एक बना हुआ है, तो उसको हम एक पॉइंट मान सकते हैं। तो पॉइंट वाली जब भी बात होगा तो आप दक्षिण में याद रखिएगा, अर्थात नीचे की ओर याद रखिएगा। अब कॉल का मतलब चापाकल से याद रखना कि चापाकल ऊपर की दिशा में रहता है और पानी ऐसे ऐसे करके निकालता है, तो पानी ऊपर आके निकलता है। तो कॉल कहेगा तो इंदिरा कॉल ऊपर चला गया, और इंदिरा पॉइंट कहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आपसे यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे इसका, इसी का आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसी में जब आपसे पूछ लिया जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि भारत के प्रायद्वीपीय या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो क्या जवाब देंगे, कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरी नाम देंगे, ठीक है ना। ये मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि देख रहे हैं ना, भारत के जो मुख्य भूमि है यहाँ से सटा हुआ है, और ये जो है सो अपना द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ा हुआ है। तो 2 प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अब हम सीखने वाले हैं यहाँ से क्या चीज़, तो ज़रा ध्यान से रखिएगा। सॉरी, यहीं पे हमने आपको क्या बताया था, ये जो देश है इस प्रकार का, ये पाकिस्तान है। ये कौन सा देश है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद यहीं से हमने और बताया था क्या है, तो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना बड़ा सा क्षेत्र पड़ता है, ये आपका चीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चीन। और यहाँ पर क्या है, तो नेपाल। ये सारी चीज़ हमने पिछले क्लास में क्या कवर कर चुके हैं, आपको ट्रिक के माध्यम से भी सिखा दिए हैं, याद करवाए हैं कि इन देशों को नाम क्या है और कैसे इसको याद रखेंगे। जैसे कि हमने क्या बताए थे आपको ट्रिक के तौर पे, बचपन में बीए पास, क्या बताए थे, बचपन में बीए पास, और बचपन में बीए पास से ही, बचपन में बीए पास, इसे हमने बताया था, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान, और अ से अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से हमने बताए थे कि भारत के स्थलीय सीमा से सटा हुआ जो देश है वो कुल मिलाकर के 7 देश है। कितने देश है, 7 देश है। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ पे भूटान हो गया 5, यहाँ पे म्यांमार हो गया 6, और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया 7, तो 7 गो है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये ग्रुप डी के एग्जाम में या फिर और भी लेवल बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है, इन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है जो भारत के स्थलीय सीमाओं के साथ सबसे लंबी दूरी बनाती है, यानी कि उसकी भारत के साथ जो है सीमा रेखा जो है वो सबसे लंबा बनाता है, वो कौन सा देश है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देखिए, आपको देखने में तो लग रहा है कि वाह यहाँ से लेके यहाँ तक घूम करके ये कौन है, चीन है।
तो सारे बच्चे जवाब दे देते हैं चीन, लेकिन उसका आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि चीन अकेला यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना है। यहाँ से यहाँ तक क्या है कि ये नेपाल का भी सीमा आ जाता है तो इतना तो घट जाएगा, फिर यहाँ से भूटान का सीमा भी बन जाता है तो भूटान के लिए भी तो घट जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के चीन जो है सो लंबी रेखा नहीं बनाती है। लंबी रेखा कौन बनाती है? तो उसका आंसर होगा क्या चीज़, तो आप याद रखिएगा, यहाँ से आंसर होने वाला है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों होगा? देखने में तो लगता नहीं है कि बांग्लादेश जो है सो सीमा रेखा लंबा बनाती है। सीमा क्यों ये बड़ा हो गया है उसके बारे में सोचिए। देखिए इसका जो सीमा है बांग्लादेश का, ये गिचिर पिटिर करके इस प्रकार से जो है सो घुमा हुआ है। तो ये घुमावदार ज़्यादा होने के कारण जब इसकी हम पूरे खोल करके लंबाई को एक रस्सी के रूप में इसको नमार देते हैं फैला के, और उसके बाद जब हम इसको मापते हैं तो देखते हैं कि सारे देशों की सीमाओं के तुलना में ये बांग्लादेश की जो सीमा है वो ज़्यादा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो जाने के कारण है इसको हम क्या कहेंगे कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाली देश कौन है? तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। याद रखिएगा कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। और इसके ठीक विपरीत भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाली कौन सा देश है? तो इसके लिए भी आंसर देखिए यहाँ से। इसके लिए आप क्या बता सकते हैं? यहाँ पर तो आप भूटान भी देख सकते हैं कि भूटान है, लेकिन आंसर भूटान जाने वाला नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से देखिए, ये अफगानिस्तान का बेल्ट है और ये पाकिस्तान का बेल्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो पाकिस्तान के टच में है, लेकिन भारत के जो टच में है वो इतना सा एरिया आता है। कितना सा? इतना सा ही एरिया आता है। तो सबसे छोटा सीमा बनाने वाले भारत के साथ कौन सा देश है? तो वो आपको याद रखना, ये कौन सा हो जाएगा? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? अफगानिस्तान। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद नहीं रखते, जिसके कारण जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और ये सारे चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप एग्ज़ाम में सारे सवालों को बना करके आएंगे और खुशी खुशी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सीमा के बारे में हम जब देखते हैं तो देखिए ये है पाकिस्तान और ये है अपना प्यारा देश भारत। इन दोनों के बीच का जो इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं रेखा, इस रेखा का निर्धारण करने वाला एक अंग्रेज था। कौन था? एक अंग्रेज था। अंग्रेज ही क्यों था? क्योंकि हम जानते हैं कि हम 1947 से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करते थे। तो उन गुलामी के कारण वो हमारे यहाँ जो है सो शासन क्या करता था, और जब वो जाने लगे हमें आज़ाद करके, उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ करता था। इन विवादों को सुलझाने के लिए एक अंग्रेज़ ने, जिनका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था उनका? रेड क्लिफ। इसको याद रखिएगा क्या नाम था? तो रेड क्लिफ। इधर लिखते हैं, देखिएगा, रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ जो है ये अंग्रेज एक व्यक्ति हैं। इन्होंने ही क्या किया था? भारत और पाकिस्तान के साथ सीमाओं का निर्धारण किया था। और पूछा जाएगा कि आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस सीमा का निर्धारण है, तो आप क्या जवाब देंगे उसके लिए? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन है। इधर से ये पाकिस्तान कहलाता है और इधर से क्या कहलाता है? तो अपना भारत कहलाता है। और ये विभाजन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। इससे डेट को भी याद रखिएगा कि रेड क्लिफ ने कब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया, तो वो आप क्या बताएंगे? 1947 ईस्वी में जो है सो सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो 1914 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1914 ईस्वी में भारत और चीन इन दोनों के बीच जो है सो सीमाओं का निर्धारण किया गया था। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपका बेल्ट पड़ जाता है चीन का। तो इस चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा के द्वारा या किस रेखा के द्वारा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण होती है। तो आप याद क्या रखेंगे? ये मैकमोहन है। कब इसके द्वारा निर्धारण किया गया था? तो आप क्या याद रखेंगे इसको? 1914 ईस्वी में जो है सो निर्धारण हुआ था। उसके बाद एक और देखिए विवादित है, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच का जो सीमा रेखा है, इन सीमा रेखा का निर्धारण भी किया गया है। और ये कब किया गया था? तो 1816 ईस्वी में। कब किया गया था? 1816 ईस्वी में जो है सो भारत और नेपाल के बीच जो है सो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। और ये सुगौली के संधि के द्वारा हुआ था। किस संधि के द्वारा? सुगौली के संधि।
इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि यहाँ से जो है सो एक नदी भारत का ये सीमा और ये नेपाल की सीमा, इन दोनों के बीच में जो है सो एक काली नदी प्रवाहित होती है, काली नदी बहती है। और उस वक्त जो है सो सुगौली की संधि के द्वारा जो है सो इस काली नदी के इधर नेपाल होगा और इस तरफ क्या होगा तो भारत होगा। इस प्रकार से विभाजन किया गया था। लेकिन ये विवादित इसलिए हो गया क्योंकि काली नदी का जो है सो कई शाखाएं निकल के आती है। उन शाखाओं जैसे कि ये मान लेते हैं नेपाल है, ये भारत है, तो दोनों के बीच जो ये काली नदी आ रही थी इसकी ब्रांचेस कुछ और है। क्या है? ब्रांचेस और भी निकल के आते हैं। तो अभी जो विवादित बना हुआ है ये एरिया, अभी तो नहीं बना हुआ, पहले बना हुआ था आज से 1-2 साल पहले। तो उसमें क्या था कि ये दिखाया जा रहा था, ये जो है सो निर्धारण ये किया गया था भारतों के द्वारा। भारत मतलब बहुत प्राचीन से ही इसी रेखा को मानता हुआ आ रहा था, ये इसी नदी को मानता हुआ आ रहा था कि सीमा रेखा भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा ये जो है सो नदी बना रही है। लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो क्या बोले कि नहीं, काली नदी जो है सो उसकी शाखा ये नहीं बल्कि ये है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये आपका भारत में पड़ जाता है। तो ये विवादित वाला एरिया हो जाता था। लेकिन ध्यान में रखना है कि आपको सुगौली की संधि कब हुई थी तो 1816 ईस्वी, और इसी सुगौली की संधि के द्वारा ही भारत और नेपाल के बीच जो है सीमाओं का निर्धारण किया गया था। उसके बाद आगे आ जाते हैं 1937 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1937 ईस्वी में भारत और इधर से जो आपका म्यांमार का हिस्सा है, इन दोनों के बीच जो है सीमाओं का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो आप क्या जवाब देंगे? 1937 ईस्वी में सीमाओं का निर्धारण किया। उसके बाद आगे पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो उसके लिए आपको बता देना 1914 ईस्वी में। उसके बाद इसी में पूछा जाएगा कि इसी में आपसे पूछा कि कब किया गया भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो आप याद रखें 1914 ईस्वी में। सुगौली की संधि कब? सुगौली की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको से पूछा जा सकता है कि आपसे पूछेगा कि सुगौली की संधि कब हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 1816 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण किया गया? तो आप याद रखेंगे रेड क्लिफ कब निर्धारण किया गया था? तो 1947 ईस्वी में। देखिए 1947 ईस्वी में इधर से ये ये जो है पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, और ये वाला जो बांग्लादेश आज है, ये बांग्लादेश पहले क्या कहलाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन हमने बताए थे एक युद्ध हुआ था जिसके कारण इसके अपने देश वाले ही यहाँ आकर के जुल्म अत्याचार करते थे, जिसके खिलाफ में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको सबक सिखाया, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सैनिकों को। और ये तो बहुत मतलब घटना है जो इतिहास में हमको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वो जब स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त के देखिएगा। तो उसके बाद जो है सो यहाँ पर पहले से रेड क्लिफ ही चलता था, लेकिन जब से ये आज़ाद हो गया है बांग्लादेश, तब से इस रेखा का नाम शून्य रेखा रखा गया। कौन सी रेखा? शून्य रेखा। आपसे पूछा जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, या भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण जो हुआ है वो किस रेखा के द्वारा है? तो आप क्या बताएंगे? उसको शून्य रेखा। हालांकि ऑप्शन में अगर आपको कहीं पे मिल जाता है रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ भी सही है, क्योंकि पहले ये रेड क्लिफ के द्वारा ही विभाजन किया गया था, बाद में चल के ये शून्य रेखा हुआ है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन रहता है तो आप उसको सही लगा सकते हैं। एक और बात, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उसके बाद देखिए जो भी हम पढ़ाते हैं ना, हम प्रयास करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है सो रट के आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए दिल में जज्बात होना चाहिए कुछ अच्छा कर दिखाने का, और अच्छा आप तभी कर सकते हैं जब पढ़ाई में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई कीजिएगा, तभी कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम अभी जितना भी बातें समझा रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों को हम PDF के रूप में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, वहाँ से आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ तो केवल हम थ्योरी के रूप में क्लासों को समझा रहे हैं। आपको अगर इसको नोट भी चाहिए तो वो नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो सीमा रेखा हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अब आ जाते हैं हम क्या चीज़, तो स्थलीय सीमा रेखा। किसके बारे में? स्थलीय, यानी कि स्थलों के द्वारा जो है सो हमारे देश का कितने किलोमीटर तक सीमा का जो है सो लंबाई है,
फिर जो है सो इसके बाद जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इस चीज़ों पे हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा किचिर पिटिर हो गया है तो हम एक दूसरा नक्शा बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। दूसरा टॉपिक पे आ गए हैं, इसको आप देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है सो आपको देखिए, कोई भी स्टेट बोर्ड हो ना, उसमें जो है सो ये क्वेश्चन श्योर आता है। स्थलीय सीमा रेखा है, चाहे आप बिहार बोर्ड से दीजिए, एमपी बोर्ड से दीजिए, झारखंड बोर्ड से दीजिए, किसी भी बोर्ड से दीजिए ना, ये कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है, जो हर बोर्ड में भी आता है। आपका 10वां हो, इंटर का हो, बीए का हो, जो भी हो, उसमें जो है सो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से आप सीखिएगा। स्थलीय सीमा रेखा कहने का मतलब ये हुआ कि स्थल के साथ, कहाँ पे, स्थल के साथ कितनी लंबाई का सीमा रेखा हमारे भारत बनाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो हमने बताए थे कि यहाँ से जो नीचे की एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है, तो जल से भरा हुआ है, और इसी का हमने नाम क्या दिए थे पिछले क्लास में। तो यहाँ से हम बोले थे कि ये आपका अरब सागर है। कौन सी सागर हो जाएगा, अरब सागर। और इधर का जो क्षेत्र है वो आपका बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी। और नीचे में हमने बताए थे ये आपका हिंद महासागर है। कौन सा क्षेत्र है, ये हिंद महासागर है। तो 3 सागरों के द्वारा घिरा हुआ हमारा भारत देश है, इसलिए भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि जिस भूखंड का 3 ओर जल से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो है सो यहाँ से लेकर ये एरिया जो है सो म्यांमार का आता है, यहाँ से यहाँ तक इधर का जो भी है। और उसके बाद ये आपका जो है सो ये भारत का हिस्सा है, और यहाँ तक जो है सो इसके नीचे की ओर जो है सो जल घिरा हुआ है, और ऊपर तक जो है सो वो भारत का स्थलीय सीमा के रूप में गिनती जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ से लेकर के कुल लंबाई जब आपसे पूछा जाएगा तो आप पूरी की पूरी लंबाई को क्या बताएंगे, यहाँ से लेकर के। ये तो हालांकि दूसरा देश भी एंट्री मार लेता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल घुमा करके जब हम देख रहे हैं कि यहाँ तक आ जाते हैं, ये मतलब बांग्लादेश में घुस गए, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बांग्लादेश की सीमा को भी हमने काउंट कर लेना है। इधर से अगर म्यांमार में हम घुस गए तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यांमार की सीमा को भी काउंट कर ले, बिल्कुल नहीं। बल्कि यही जो ऐसे ऐसे करके जो हमारे भारत की जो सीमा रेखा बना हुआ है इस प्रकार से, उसी की जो लंबाई है वो आप याद रखिएगा कितना होता है। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो आप इसी को रखिएगा याद, 15,200 किलोमीटर। 15,000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यही जो है सो आपका स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे जब, तो ये आपका स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ध्यान में भी रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है। तो 15,200 किलोमीटर हो गया। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाएगा जलीय सीमा। कौन सी सीमा, जलीय सीमा। तो जलीय सीमा में 2 प्रकार का सीमा यहाँ पे बनता है। एक सीमा तो बन जाता है जो भारत के मुख्य भूमि के साथ सीमा बनाता है, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे घुमाते जब यहाँ तक आ जाते हैं इसकी लंबाई, तो इसी की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। कितना पड़ जाता है, 6100 किलोमीटर पड़ जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, जलीय सीमा हमारे भारत का इतना ही नहीं है, इसमें और भी है। जैसा कि हमने बताए थे कि यहाँ पे अपना जो है सो एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, तो अंडमान निकोबार। ऊपर के एरिया जो होता है वो अंडमान कहलाता है और नीचे वाला निकोबार कहलाता है। और इधर से जो है सो दूसरा अपना जो है सो और भी द्वीप है जो लक्षद्वीप कहलाता है। ये द्वीप क्या कहलाता है, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी जो सीमा की लंबाई है और लक्षद्वीप की जो सीमा की लंबाई है, इस सीमा की लंबाई को भी काउंट किया जाता है, और इसकी लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। 1416.6 किलोमीटर है। कुल मिलाकर के जब आपसे पूछा जाएगा कि जलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या है, 6 का 6, फिर 6 1 और 4 1 5 और 6 1 7। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि कुल भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6
6 किलोमीटर। और भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आप जरूर याद रखिएगा इस फैक्ट को। उसके बाद आपसे जब पूछा जाएगा कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, कुल सीमा जलीय और स्थलीय दोनों मिला करके पूछेगा, तो आप क्या करेंगे? बस इस दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो कुल सीमा की लंबाई क्या हो जाएगा? देखिए वो है 15,200 किलोमीटर और ये आपका है 7516.6 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2। तो अर्थात आपने कितना देख लिए? 22,716.6 किलोमीटर। कितना हो गया है? 22,716.6 किलोमीटर है कुल भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 22,716.6 किलोमीटर। आप इसे याद रख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। 17 अगस्त से आपका जो है सो ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, तो उन सारे एग्जामों के लिए ये बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, पूछा जाएगा। आप इसको जरूर याद रखिएगा। हमारे वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। आपको 100% हम ये कह सकते हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों सीमाओं के बारे में आपने यहाँ से अध्ययन कर लिए हैं। अब इसके बाद अच्छा देखिए, ये सारी बातें आप तो वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो चलते वक्त आप नोट नहीं कर पाते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम नोट्स के रूप में तैयार किए हुए हैं, जो कि आपको हम कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कीजिए और बेहतर बनाइए। चलिए अब हम चैनल की ओर चलते हैं। तो चैनल का मतलब समझिए क्या होता है। चलिए इसको तो मिटा देते हैं, पहले मिटा रहे हैं इसको, उसके बाद देखिएगा। ये आपका अब सिखाने के लिए हम लोग आ गए हैं चैनल की तरफ। इसको भी मिटा देते, दोबारा बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए चैनल क्या होता है। कि चैनल के बारे में बताना है कि जब दो भूखंडों के बीच कोई लंबा सा चौड़ा सा रास्ता जल का मार्ग बन जाए तो उसे हम चैनल कहते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये कोई भूखंड है, ये कोई भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, और इसके बीच से कोई नदी या समुद्र या जो है सो और भी कोई चीज़ हो सकता है जो इतनी बड़ी क्षेत्र में जो है सो जल का निकासी कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। देखिए होता क्या है कि जब कभी एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, और इसके बीच से अगर जल का मार्ग बन गया है तो इसको नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नाली कहते हैं। ऊपर से ईंट, नीचे से ईंट, बीच में अगर कोई पानी बहाव है तो उसको नाली कहते हैं। लेकिन इसी का रास्ता थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ापन का हो जाता है। जैसे कि सड़क के उस ओर जो है सो नाली बना हुआ, इस ओर जो है सो रास्ता बना हुआ, बीच से अगर खोद करके जो है सो बहुत बड़े क्षेत्रों में पानी का प्रवाह किया जाता है तो उसको हम नाला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाला। ये छोटे से क्षेत्र में जा रहा है तो नाली, बड़ा सा क्षेत्र में जा रहा है तो इसको नाला कहते हैं। और ये अगर और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा और क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नदी। और भी बड़ा हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से चैनल हैं और कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आप लोग। यहाँ से देखिए हमने क्या बताए थे कि ये जो है सो आपका अपना है भारत का हिस्सा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? ये लक्षद्वीप है। कौन सी है? लक्षद्वीप। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा देश है जिसका नाम क्या है? तो मालदीव। मालदीव। उसके बाद ये क्या है? तो लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो है सो अपने भारत का हिस्सा है, और मालदीव जो है सो एक दूसरा देश है, ये अपने भारत का हिस्सा नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से एक द्वीप है, हमने बार बार इसको बताया है। ये क्या है? तो अपना भारत का हिस्सा है, और जिसका नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप। क्या नाम है इसका? तो अंडमान निकोबार द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से एक और द्वीप है इस प्रकार से, और ये बेल्ट जो है सो पूरा का पूरा क्या किसका पड़ जाता है? तो इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया
ये दूसरा देश है। इंडोनेशिया क्या है कि दूसरा देश है, और भारत के देखिए ये दक्षिण में है, ये समुद्र के बीच में पड़ता है, समुद्रों के इसलिए जो है सो ये टुकड़ा टुकड़ा में भी बटा हुआ है, ये समुद्र में बिखरा हुआ है। आगे देखिए ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है तो सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। आपसे पूछा जाएगा सुमात्रा द्वीप किस देश का हिस्सा है या किस देश में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप का ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है, इसका नाम क्या है तो सुमात्रा द्वीप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो ये आपका जो है सो म्यांमार पड़ता है, और म्यांमार का एक द्वीप है जो क्या कहलाता है तो कोको द्वीप कहलाता है। कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप। ये सब याद रखिएगा, यहीं से आपका चैनल जो है सो क्लियर होगा कि चैनल क्या होता है और कौन सी चैनल, कितनी डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, उस बातों को आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ से हमने क्या देख लिया कि ये जो है सो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है तो लक्षद्वीप कहलाता है। और लक्षद्वीप का जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप का नाम क्या है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका मिनिकॉय है। कौन सी है, ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक बड़ा सा द्वीप है जो मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। और ये आपका मालदीव हो गया। यहाँ से देखिए ये अंडमान कहलाता है, अंडमान, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है निकोबार, निकोबार। और निकोबार का जो सबसे नीचे का जो द्वीप है इसी को हम ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। कौन सी द्वीप कहते हैं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये आपका ग्रेट निकोबार हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको जो है सो डायग्राम में समझना है, और जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा तो उसको डायग्राम बना करके ही आप भी जो है सो स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार होता है क्या कि बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं कि उसको थ्योरी क्लास कराया ही नहीं जाता और डायरेक्ट जो है सो 10-20 क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं, और जो है सो यूट्यूब पर लाइव होकर कहते हैं बोलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करती है, 9 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है, उसके बाद पूछेगा कोको जो है सो कोको जो चैनल कहाँ से गुजरती है, किसको किसको अलग करती है। अब ले सर जी का तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो वो तो लेके आ जाते हैं, आपको समझाने के लिए भी बता देते हैं, लेकिन जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं करेंगे तब तक जो है सो आपको ये चीज़ बात समझ में नहीं आएगा, वो रटने की स्थिति हो जाएगा। और रटने वाला चीज़ जो है सो रटंत विद्या, इस घटंत विद्या हम बार बार कहते हैं बच्चे लोगों को। तो आप भी जो है सो रटने का कोशिश नहीं कीजिए, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और जो समझ के पढ़िएगा वो यकीन मानिए कि वो आपको बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए समझिए, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और यहीं से कन्याकुमारी, यहीं पे क्या है कन्याकुमारी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सो हमें बताए थे 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस रखता है। उसके बाद देखिए तो ये तो स्वाभाविक है कि इसके नीचे का जो ये चैनल होगा, ये कौन सा चैनल होगा, ये चैनल जो होगा ये आपका क्या, ये किसको किसको अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। हमने बताया था कि दो भूखंडों को अगर कोई एक बड़ा सा क्षेत्र जल का अलग करता हो या बीच से प्रवाहित होता हो तो उसी को चैनल कहते हैं। तो यहाँ पे एक चैनल देखने को मिल रहा है। अच्छा ये देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट है और इसके नीचे है, तो नीचे का मतलब तो ये तो 8 डिग्री 4 मिनट से धीरे घट जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, घट जाएगा। और तो घट जाएगा तो इसको कितना कहेंगे, तो यही आपका कहलाएगा 8 डिग्री चैनल। क्या कहलाएगा, 8 डिग्री चैनल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाले चैनल का नाम बताएं, तो क्या नाम बताएंगे उसका, 8 डिग्री चैनल। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ से मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तो उस वक्त जो है बच्चे के दिमाग में याद नहीं होता है, तो फिर कहते हैं वाह क्वेश्चन बहुत भारी पूछ लिया। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन इतना टफ होता है यकीन नहीं कर सकते, लेकिन ये टफ नहीं है। आप हर चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए आपको टफ लगता है, बट ये टफ है नहीं। दूसरी बात देखिए कि यहाँ से एक और द्वीप है, यहाँ पर क्या है, एक और द्वीप है, ऊपर से लक्षद्वीप है, नीचे से ये मिनिकॉय है, और इन दोनों के बीच में जो है सो एक और चैनल है। एक और क्या है, चैनल है। इस थोड़ा ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना, इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा। यहाँ पर एक और चैनल है, यहाँ पर क्या है, एक और चैनल है। ये आपका क्या है, तो 9 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है, 9 डिग्री चैनल।
आपसे पूछा जाएगा ये 9 डिग्री चैनल मतलब क्या है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है और इससे हल्का सा ऊपर ये पड़ जाता है, ये चैनल का है हल्का सा 8 डिग्री 4 मिनट से हल्का सा ऊपर पड़ जाता है, तो हम उसको 9 डिग्री चैनल मानते हैं। और 9 डिग्री चैनल पूछेगा किसको किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनी काय को, ये लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 9 डिग्री चैनल है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल, कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर भी देखिए अंडमान और निकोबार है, इन दोनों को जो है सो अलग करने वाला एक चैनल है और इसी का नाम क्या है? तो 10 डिग्री चैनल। इसका क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। तो ध्यान में रखिएगा 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? तो 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या है कि थोड़ा सा बड़ा सा जलाशय है, ये बड़ा सा जलाशय होने के कारण ये भी जो है सो चैनल बनाता है और ये कोई डिग्री के अनुसार चैनल नहीं बनाता है, बल्कि ये जो है सो द्वीप के नाम के आधार पर जो है सो चैनल का नाम रखा गया। जैसे यहाँ पर कोको द्वीप है तो इसका नाम है कोको चैनल। क्या है इसका नाम? कोको चैनल। ये कोको चैनल है। बात समझ रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पढ़ाई जो है सो अच्छा लगता होगा, समझ में भी आ रहा होगा। और उसके बाद देखिए सुमात्रा द्वीप और इधर से ग्रेट निकोबार द्वीप, इन दोनों के बीच में भी एक और चैनल है। इसी चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है इसका? ग्रेट चैनल। ये ग्रेट चैनल है। ये क्या है आपका? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ठीक है ना। तो देखिए कुल मिलाकर के जितने भी चैनलें बन रहा था उन चैनलों को हमने यहाँ पे बता दिए। और यहीं से आपका अगर चैनल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर चैनल से आता क्वेश्चन है तो, और आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आपसे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अच्छा दूसरी बात, ये जितनी भी हमने यहाँ पर थ्योरी क्लास में बता रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों को नोट्स के रूप में भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। हम इसका लिंक जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और उसका जो है सो PDF आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। और जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जब हमारे एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना तो उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और क्वेश्चन के बाद जो है तो उसमें सबको हम आंसर भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उस वक्त जब आप मेरी क्लास को किए हुए रहिएगा ना तो उस वक्त देखिएगा आपको बहुत ही इन्जॉय आएगा, जवाब देने में लगेगा कि हाँ ये सारा क्वेश्चन तो हमारा क्लियर ही है, सारा क्या है तो क्लियर ही है। तो चलिए इस देखिए थोड़ा सा लाइन कट गई है जिसके कारण अंधेरा सा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, इस चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर अंधेरा और उजाला क्या होता है सब कुछ ठीक ही होता है। तो हम इतने गर्मी में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग जो है सो जहाँ भी पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कुर्सी लगा करके टेबल लगा के या फिर रजाई के अंदर भी घुस के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए तो यहाँ पर हमने सारे चीज़ों को देख लिया। अब इन चीज़ों को PDF के रूप में अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको चैनल तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम तट के बारे में बताने वाले हैं, कौन सी तट किस जगह पे पड़ता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले हम क्लीन करते हैं और उसके बाद तटों के बारे में देखते हैं। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं हम। चलिए देखिए इसी फिगर में हम बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा इसी फिगर के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि ये गुजरात का बेल्ट है, यहाँ से यहाँ तक किसका बेल्ट है? ये आपका गुजरात का बेल्ट है। तो गुजरात के बेल्ट में जो तट है, कौन सा? गुजरात के बेल्ट में जो तट है उसी तट का नाम क्या है? काठियावाड़। कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। और काठियावाड़ तट के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक महाराष्ट्र के बेल्ट तक जो आ जाता है, गोवा के बेल्ट तक जो तट आ जाता है, इसी तट का नाम क्या देते हैं? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। ये कोंकण तट होगा। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक केरल तक का जो बेल्ट में आ जाता है, इसी का नाम हम लोग मालाबार देते हैं। क्या देते हैं इसको? मालाबार तट। वास्को डी गामा जब भारत आया था ना, यही केरल के कालीकट तट और इसी को जो है सो यहाँ पे मालाबार तट भी कहते हैं। तो मालाबार तट से जो है सो इंडिया में प्रवेश किया था। और यहाँ से आपको ध्यान रखिए बहुत गर्मी हो रही है, इतना पसीना, सॉरी। आगे देखिए तो 3 प्रकार के द्वीप हमने यहाँ से देख लिए। एक काठियावाड़ तट हो गया, कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है ना विशाखापट्टनम तक का एरिया, तमिलनाडु क्षेत्र का एरिया तक में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मालाबार, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल तट। ये क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरे जो तट कहलाता है ये उत्तरी सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। ये आपका उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि विशाखापट्टनम से लेकर के यहाँ तक का जो बेल्ट है ये बंगाल तक का, वहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो तट है उस तटों का नाम क्या है? तो उस तटों का नाम आप रखिएगा उत्तरी सरकार कहते हैं। और उसके बाद देखिए अगला जो तट है गोलकुंडा तट है। कौन सा तट है? गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट जो है इसी के अंतर्गत आ जाता है, गोलकुंडा तट। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ तक जब चले आ जाता है तो इसी को हम लोग उत्कल तट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? उत्कल तट। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब बंगाल के क्षेत्र में चला आता है तो यही बंग तट कहलाता है। क्या कहलाता है? बंग तट कहलाता है। तो देखिएगा उत्तरी सरकार जो है वो 3 तटों को एक साथ मिला करके उसके बाद इसका नाम रखा गया है क्या? तो उत्तरी सरकार। और यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये बेल्ट जो है सो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। बहुत गर्मी हो रही है। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ये कोरोमंडल का जो है सो तट कहलाएगा। और केरल के क्षेत्र में जो पड़ता है उसको मालाबार तट कहेंगे। उसके बाद देख लिया महाराष्ट्र और गोवा के दोनों को साथ लेते हुए जो तट पड़ेगा उसको कोंकण तट कहते हैं। गुजरात के क्षेत्र में जो तट है उसको काठियावाड़ तट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन तटों को जो है सो लोकेशन के आधार पर जो है सो नाम याद रख लीजिएगा कि कौन सा तट कहाँ पे पड़ता है। आपसे देखिए डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट इसमें पूछा जाएगा कि कोरोमंडल तट किस राज्य में जो है सो किस राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो कोरोमंडल तट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने बताया था कि ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। भारत माता का जो है सो पाँव नीचे रहता है, लड्डू चढ़ाते हैं, इसलिए तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के क्षेत्र में कौन सा है? तो ये कोरोमंडल तट है। उसके बाद केरल के क्षेत्र में पूछेगा कौन सा तट है, तो आप क्या बताइएगा? ये आपका मालाबार का तट हो जाएगा। उसके बाद गुजरात में काठियावाड़ हो जाएगा, महाराष्ट्र में कोंकण तट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यही क्वेश्चन जो है सो पूछा भी जाएगा कि गुजरात में कौन सी तट है, गुजरात की सीमा के साथ कौन सी तट है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका कोंकण तट किस राज्य में जो है सो सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तट हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए देशांतर है। ये क्या है? देशांतर। तो देशांतर में हल्का सा हम इसको जो है थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो खींच लेते हैं, क्योंकि अंधेरा भी शायद आपको दिख रहा होगा और गर्मी भी कुछ ज़्यादा हो रही है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से देशांतर के बारे में हमने बताए थे कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल लंबाई है इसी को 3214 किलोमीटर बोले थे। और इसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की दूरी कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की दूरी कितनी है? तो क्वेश्चन देखिए देखने में तो बड़ा शानदार है, लेकिन कई लड़के जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हुए रहते हैं उसको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है हम इसको बताएं। या तो इन दोनों को जोड़ देगा या फिर दोनों घटा देगा और सुत निकाल देगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है कि यही है आपका 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट। और इसी दोनों के बीच की दूरी हमने कितना बताया था? तो 3214 किलोमीटर। तो यही दूरी आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 3214 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए देशांतर के रूप में जब हम इसको देखते हैं ना, तो यहीं पर हम आपको सिखाने वाले हैं कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरता है, विश्व लेवल पर कितने डिग्री का जो है सो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। इन चीज़ों को हम बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या देखते हैं कि भारत के 82 डिग्री, भारत के 82 डिग्री, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं क्या देखते हैं कि ये 68 डिग्री 7 मिनट से तो स्टार्ट हो जाती है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से जो है सो क्या हो जाता है? भारत की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो है सो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो है सो क्या लिखाया गया है कि इन दोनों का औसत निकाल करके और जहाँ पे ये पड़ता है उसी का नाम रख दिया गया है 82 डिग्री मानक समय रेखा। मानक समय रेखा इसलिए रखा गया है, हालांकि इस पर एक दूसरा वीडियो बनाते हैं जिसमें सेपरेट हम इसको डाउट क्लियर करते कि भारत में जो समय का निर्धारण किया गया है वो किस आधार से किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें झलक बता देते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि हमारे यहाँ जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा से होता है। किस दिशा से होता है सूर्योदय? पूर्व दिशा से होता है। और भारत का जो पूर्वी भाग है वो कौन से क्षेत्र पर जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश पर जाता है। कौन सा क्षेत्र पर जाता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो हम देख पाते हैं कि भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो किस राज्य में होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है?
तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पहले जो है सो सूरज की किरण आती है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होती है। और सबसे लास्ट में कहाँ होती है, तो सबसे लास्ट हमारा इधर गुजरात का क्षेत्र पड़ जाता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो सबसे बाद कहाँ सूर्योदय होता है, तो कहाँ कहेंगे हम, गुजरात का क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो समय का जो अंतर है ना, वो कितना डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी कितना घंटे का है, तो 2 घंटा का है। कितने घंटा का है, 2 घंटा। यहाँ 2 घंटा सूर्योदय पहले हो जाता है और यहाँ सूर्योदय 2 घंटा बाद में हो जाता है। तो समय का निर्धारण करना इसके अनुसार या इसके अनुसार तो पूरे देशवासी के लिए तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता था, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसके अनुसार हम जो है सो सुबह सूर्य की किरण जो है सो अगर 5-6 बजे उग रही है और 5-6 बजे के अनुसार हम कह देते हैं कि 6 बजे जो है सो राष्ट्रगान गाना शुरू कर दीजिए, या फिर जो है सो जो भी भक्ति गाना होता है 6 बजे, या फिर ड्यूटी किसी को सरकारी जॉब मिलना है तो ड्यूटी जाने के लिए उसको 6-7 बजे तैयार कर दीजिए, और पता चलेगा कि यहाँ 5 बजे सूर्य भगवान हो गया और 7 बजे से जो है सरकारी ड्यूटी जाना शुरू है, और इधर वाला व्यक्ति के लिए 7 बजे 2 घंटा बाद उगेगा, तो 7 बजे सूर्योदय होगा, फिर नहाएगा खाएगा खाना पीना करते करते 9 बज जाएगा। तो इस प्रकार से जब देखा जाएगा तो इसको जो है सो 2 घंटा तो समय कम पड़ जाएगा और ये 2 घंटा पहले जग जाएगा, तो इस प्रकार से इसको दिक्कत हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका जो है सो एक औसत रेखा निकाला गया है, और उसी औसत रेखा को हम 82.5 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं, 82.5 डिग्री, और इसी को मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, ये कौन सी रेखा है, मानक समय। भारत में जो समय का निर्धारण होता है ना, वो इसी मानक समय रेखा के आधार पर ही जो है सो हम लोगों को अभी कहते हैं कि 12 बजा है, 1 बजा है, 5 बजा है, जो भी कहते हैं वो सब के सब किससे निर्धारित होती है, यही मानक समय रेखा के अनुसार निर्धारित होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि विश्व लेवल पर जब हम देखते हैं, विश्व लेवल पर जब हम समय का निर्धारण करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। और यहाँ से हमने बताया था कि इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, यहीं से जो है सो 0 मान करके 0 डिग्री देशांतर मान के इसको रेखा खींचा गया है, और इसके दाहिने साइड जो भी क्षेत्र पड़ता है उसमें सूर्योदय पहले हो जाएगा, बाएं साइड जो होगा वो सूर्योदय बाद में होगा, क्योंकि पूर्व से सूरज उगते हैं। उसके बाद हमने इसमें बताया था कि भारत का जो है सो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। 68 डिग्री 7 मिनट से क्या होता है, शुरू ही होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक अंत हो जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या हो जाता है, तो भारत का सीमा समाप्त हो जाता है। तो इसमें समय का निर्धारण देखिएगा, तो हम भारत का जो है सो यहाँ से देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और यहाँ से जो है सो जब हम भारत का समय का निर्धारण करते हैं पूरे विश्व लेवल पर, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत का जो मानक समय रेखा है वो विश्व स्तर पर जो है सो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा, 5.5 घंटा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व स्तर पर भारत का जो समय है वो कितना घंटा आगे या फिर पीछे है, तो आप क्या बताएंगे कि 5.5 घंटा आगे है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 5:30 बजे सुबह में जग जाते हैं और यहाँ सूर्योदय हो जाता है, तो यही सेम दृश्य जो देखने के लिए यहाँ के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को 5.5 घंटा के बाद, अगर हमारे यहाँ 12 बज रहा है अभी, तो उसको 12 से 5.5 घंटा के बाद जो है सो देखने को मिलेगा। और जो धूप हमको देखने को मिलता है 12 बजे का, वही धूप जो है सो इंग्लैंड वाले वासियों को या 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो भी देश स्थित है उसको ऐसा नज़ारा 5.5 घंटा के बाद देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5.5 घंटा आगे है कौन, भारत का मानक समय रेखा। कैसे निकला ये 5.5 घंटा, जरा उसके बारे में बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। कितना होता है, सॉरी हाँ, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। और भारत का जो समय रेखा है वो कितना है, 82.5 डिग्री है। कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को हम ऐसे भी 82.5 भी तो लिख सकते हैं ना। और उसके बाद 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, बस देख लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 5 चौके 20 के 0, बाकी तो 4 दूनी 8 तो 10 के 0, बाकी 1 8 चौक 32 1 33। तो ये तो खत्म हो गया दशमलव के बाद का 0, बच गया कितना डिग्री, 330 डिग्री। अब 330, सॉरी ये उल्टा कर दिया क्या हम, 330 जो बच गया ना, इसको आप जो है सो घंटा में बदलिए। मिनट को किस में बदलना है, आपको घंटा में बदलना है। तो घंटा में जब बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे।
जो भी मिनट होता है उसको घंटा बदलने के लिए हम लोग 60 से भाग लगाते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 0 से 0 कट जाएगा, 33 बटा कितना बच गया 6, इसको जब भाग लगेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 पर इसको दशमलव लगा करके जब हम चेक करते हैं तो 30 और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो 5.5 का मतलब 5 सही 1/2 आवर। इसको किस में हम बदल लिए हैं, 60 से भाग लगा के घंटा में बदल लिए, तो ये क्या हो जाएगा घंटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारे भारत का मानक समय रेखा कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। तो आप इसको बताइएगा कि भारत के 5 राज्यों से, कुल कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। वो 5 सारे राज्य कौन कौन है, तो उसके बारे में बताना है आपको कौन कौन सा है। तो 1 नंबर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, 3 नंबर में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम ऊपर की ओर लिख लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। 4 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और 5 नंबर में क्या हो जाएगा, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि भारत का जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, वो भारत के कुल 5 राज्यों से होके गुजरती है। वो कौन से सिर्फ 5 राज्य हैं, तो वो भी बता दिए हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगने लग गया है, पता नहीं आपको वीडियो में थोड़ा सा देखने में बोरिंग भी लग रहा होगा, अगर देख लीजिएगा थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें हम फिर अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में जो है सो आपको सिलेबस वाइज ज्योग्राफी का चल रहा हो सकता है, तो अगली क्लास में हम हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करें, या फिर अगर आप लोग बोलिएगा साइंस का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कॉमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि किस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं और कौन सी विषय को स्टार्ट किया जाए, वो आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा, हम उस विषय को स्टार्ट करें। क्योंकि एक ही विषय को लेकर चलने से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमने तो आपको पहले भी बोल रखे हैं कि हम आपको सारे विषय जो है सो पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिस विषय पर जो है सो ज़्यादा बहुमत एक तरह से मिलेगा, उस विषय को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट करना है और बताना है कि कौन सा विषय स्टार्ट करवाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट जो अच्छे नॉलेज से वंचित रह चुके हैं उसको भी ये वीडियो पहुंच सके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकें। और इसका PDF जो है सो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ ये इसका लिंक जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।